दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड 364 की, जिसमें कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। अगर आपको लग रहा था कि अब सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं, तो जरा रुक जाइए, क्योंकि मेकर्स एक और बड़ा धमाका करने वाले हैं। एपिसोड 363 के आखिर में हमने देखा कि ईशा के मन में कई सवाल खड़े हो चुके हैं। उसे महसूस होने लगा है कि कोई ऐसा इंसान है जो लगातार उसके परिवार को निशाना बना रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वह दुश्मन है कौन? इधर सूरज भी लगातार कोशिश कर रहा है कि वह ईशा को हर खतरे से बचा सके। लेकिन इस बार मामला पहले से कहीं ज्यादा गंभीर होने वाला है, क्योंकि दुश्मन ने सिर्फ धमकी नहीं दी, बल्कि अपनी अगली चाल भी चल दी है। प्रोमो के अनुसार एपिसोड 364 की शुरुआत एक बेहद इमोशनल सीन से होगी। ईशा अकेली बैठकर बीते हुए हर पल को याद करेगी। उसे एहसास होगा कि जिन लोगों पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्हीं में से कोई एक उसके साथ विश्वासघात कर रहा है। दूसरी तरफ सूरज एक ऐसे सबूत तक पहुंच जाएगा जो पूरे केस का रुख बदल सकता है। लेकिन जैसे ही वह उस सबूत को लेकर ईशा तक पहुंचने की कोशिश करेगा, रास्ते में उसके सामने एक ऐसा हादसा होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। यहीं से कहानी पूरी तरह बदल जाएगी। क्या सूरज सही समय पर ईशा तक पहुंच पाएगा? क्या वह सबूत ईशा के हाथ लग पाएगा? या फिर दुश्मन एक बार फिर अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा? दोस्तों, असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है, क्योंकि एपिसोड 364 में एक ऐसा चेहरा सामने आने वाला है जिसे देखकर पूरा परिवार चौंक जाएगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वह कौन है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर पल नया रहस्य सामने आएगा। जैसे ही सूरज उस अहम सबूत के साथ आगे बढ़ता है, अचानक कुछ नकाबपोश लोग उसका रास्ता रोक लेते हैं। सूरज पूरी हिम्मत से उनका सामना करता है, लेकिन उन लोगों का मकसद सिर्फ एक होता है, किसी भी कीमत पर वह सबूत ईशा तक नहीं पहुंचना चाहिए। इधर ईशा को भी महसूस होने लगता है कि उसके आसपास कुछ अजीब हो रहा है। पुलिस ऑफिसर होने के नाते उसकी नजर हर छोटी बड़ी बात पर रहती है। उसे शक होने लगता है कि घर का कोई सदस्य दुश्मन को हर जानकारी दे रहा है, लेकिन बिना सबूत के वह किसी पर आरोप नहीं लगा सकती। उधर परिवार में भी तनाव बढ़ने लगता है। हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगता है। माहौल इतना खराब हो जाता है कि रिश्तों में भी दरार दिखने लगती है। इसी बीच एक अनजान व्यक्ति घर के बाहर दिखाई देता है। उसके हाथ में एक पुराना लिफाफा होता है, जिसे देखकर ईशा हैरान रह जाती है। जब वह लिफाफा खोलती है, तो उसमें कुछ पुरानी तस्वीरें और एक रहस्यमयी चिट्ठी होती है। चिट्ठी में लिखा होता है कि अगर सच जानना है, तो आज रात अकेले पुराने गोदाम में आना होगा। किसी को साथ लाने की कोशिश मत करना, वरना बहुत देर हो जाएगी। ईशा इस बात को किसी से नहीं बताती। वह अकेले ही वहां जाने का फैसला करती है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि यह सब दुश्मन का बिछाया हुआ जाल है। दूसरी तरफ सूरज किसी तरह हमलावरों से बच निकलता है। घायल होने के बावजूद वह लगातार ईशा को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन ईशा का फोन नहीं लगता। सूरज को समझ आ जाता है कि ईशा बहुत बड़े खतरे में है। अब सवाल यह है कि क्या सूरज सही समय पर गोदाम तक पहुंच पाएगा? क्या ईशा को वहां सच मिलेगा या उसके लिए एक और खतरनाक साजिश इंतजार कर रही होगी? दोस्तों, एपिसोड 364 का यह हिस्सा कहानी को पूरी तरह बदल देगा। आगे जो होने वाला है, वह शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, पुराने गोदाम के बाहर पहुंचते ही ईशा को महसूस हो जाता है कि यहाँ सब कुछ सामान्य नहीं है। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा होता है। टूटी हुई खिड़कियां, बंद दरवाजे और हर तरफ फैला अंधेरा उसके मन में डर पैदा कर देता है। लेकिन सच जानने की जिद उसे अंदर जाने पर मजबूर कर देती है। ईशा उस आवाज का पीछा करती है, लेकिन सामने कोई नहीं होता। तभी उसे जमीन पर एक पुरानी फाइल दिखाई देती है। वह फाइल खोलती है तो उसमें कई ऐसे दस्तावेज होते हैं जो साबित करते हैं कि पूरे परिवार के खिलाफ सालों से एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि उन कागजों में एक ऐसा नाम लिखा होता है जिस पर ईशा ने कभी शक तक नहीं किया था। उधर सूरज पूरी रफ्तार से गोदाम की तरफ बढ़ रहा होता है। उसे रास्ते में वही रहस्यमय आदमी मिलता है जिसने पहले उसे सबूत दिए थे। वह सूरज से कहता है कि अगर तुम देर से पहुंचे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सूरज बिना समय गंवाए वहां पहुंचने की कोशिश करता है। इसी बीच गोदाम के अंदर अचानक तेज धमाका होता है। चारों तरफ धुआं फैल जाता है। ईशा कुछ भी साफ नहीं देख पाती। तभी कोई पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है। ईशा पूरी बहादुरी से मुकाबला करती है, लेकिन हमलावर अपना चेहरा छिपाए रहता है। उसी समय सूरज गोदाम में पहुंच जाता है। वह ईशा को खतरे में देखकर बिना अपनी जान की परवाह किए हमलावरों से भिड़ जाता है। दोनों मिलकर मुकाबला करते हैं, लेकिन तभी असली मास्टरमाइंड दूर खड़ा मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है और कहता है, तुम दोनों अब भी मुझे नहीं पहचान पाए। दोस्तों,
यही वह पल होगा जहां एपिसोड 364 का सबसे बड़ा सस्पेंस शुरू होगा। आखिर वह मास्टरमाइंड कौन है, उसका परिवार से क्या रिश्ता है, और क्या ईशा और सूरज इस बार उसकी साजिश को नाकाम कर पाएंगे या फिर कहानी एक और खतरनाक मोड़ ले लेगी? यही जानने के लिए अगले भाग का इंतजार कीजिए। दोस्तों, जैसे ही रहस्यमयी मास्टरमाइंड की आवाज पूरे गोदाम में गूंजती है, ईशा और सूरज दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रह जाते हैं। धुएं के बीच वह शख्स धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन उसका चेहरा अब भी अंधेरे में छिपा रहता है। वह हंसते हुए कहता है, तुम दोनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी असली पहचान आज भी तुमसे छिपी हुई है। यह सुनकर ईशा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह अपनी पिस्टल उसकी तरफ तान देती है और कहती है, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। लेकिन तभी अचानक पूरे गोदाम की लाइट बंद हो जाती है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और चीखों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उधर सूरज को महसूस होता है कि कोई पीछे से उस पर हमला करने वाला है। वह तुरंत पलटकर जवाब देता है और एक हमलावर को पकड़ लेता है। लेकिन तभी दूसरा आदमी पीछे से आकर सूरज को जोरदार धक्का दे देता है। सूरज नीचे गिर जाता है और उसके हाथ से वह अहम फाइल दूर जाकर गिर जाती है। दूसरी तरफ ईशा उस फाइल को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही नकाबपोश आदमी फाइल छीनकर आग में फेंक देता है। कुछ ही सेकंड में सारे कागज जलने लगते हैं। ईशा की आंखों के सामने वह सबूत राख बनते जा रहे होते हैं, जिनकी तलाश वह इतने दिनों से कर रही थी। तभी अचानक गोदाम के बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई देने लगते हैं। यह देखकर सभी हमलावर घबरा जाते हैं, लेकिन मास्टरमाइंड बिल्कुल भी नहीं डरता। वह मुस्कुराकर कहता है, तुम पुलिस को बुलाकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मेरा आदमी तुम्हारे सबसे करीब मौजूद है। यह बात सुनकर ईशा और सूरज दोनों हैरान रह जाते हैं। आखिर वह कौन है जो परिवार के बीच रहकर दुश्मन की मदद कर रहा है? क्या सचमुच कोई अपना ही गद्दार बन चुका है? इसी बीच पुलिस गोदाम के अंदर पहुंचती है, लेकिन तब तक सभी हमलावर वहां से भाग चुके होते हैं। सिर्फ एक नकाब जमीन पर पड़ा मिलता है। जब ईशा उस नकाब को उठाती है, तो उसे उसके अंदर एक छोटी सी चिप छिपी हुई मिलती है। सूरज तुरंत कहता है कि हो सकता है इसी चिप में पूरे गिरोह का राज छिपा हो। लेकिन जैसे ही वे दोनों उस चिप को देखने की कोशिश करते हैं, अचानक वह अपने आप ब्लास्ट होकर पूरी तरह नष्ट हो जाती है। दोस्तों, अब कहानी पहले से भी ज्यादा रहस्यमयी हो चुकी है। सबूत खत्म हो चुके हैं, दुश्मन फरार है और गद्दार अब भी परिवार के बीच छिपा हुआ है। आखिर अगली चाल क्या होगी? क्या ईशा और सूरज सच तक पहुंच पाएंगे या फिर दुश्मन एक बार फिर जीत जाएगा? यही जानने के लिए अगले भाग का इंतजार कीजिए। दोस्तों, गोदाम से वापस लौटने के बाद ईशा और सूरज पूरी रात उस रहस्यमय गद्दार के बारे में सोचते रहते हैं। दोनों को अब यकीन हो चुका होता है कि दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि उनके बहुत करीब है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह होती है कि बिना किसी पक्के सबूत के वे किसी पर भरोसा भी नहीं कर सकते और किसी पर शक भी नहीं कर सकते। अगली सुबह सूरज अपने पुराने दोस्त से मिलने जाता है, जो कई सालों से गुप्त रूप से अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रख रहा होता है। वह सूरज को एक पेन ड्राइव देता है और कहता है, इसमें वो सच्चाई है जिसे देखकर तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। लेकिन इसे सिर्फ ईशा के साथ ही खोलना। उधर ईशा पुलिस स्टेशन में केस की फाइलें देख रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि गोदाम में मौजूद सभी सीसीटीवी कैमरों का रिकॉर्ड किसी ने पहले ही डिलीट कर दिया था। इसका मतलब साफ था कि दुश्मन को पुलिस की हर चाल की पहले से जानकारी मिल रही थी। इसी बीच आरव को एक अनजान नंबर से फोन आता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, अगर अपने परिवार को बचाना चाहते हो तो आज शाम पुराने मंदिर के पीछे अकेले आना। अगर किसी को साथ लाए तो अगला निशाना सूरज होगा। आरव यह बात किसी को नहीं बताता और अकेले ही वहां जाने का फैसला कर लेता है। दूसरी तरफ सूरज और ईशा घर पहुंचकर पेन ड्राइव खोलते हैं। उसमें एक वीडियो चलता है। वीडियो में नकाबपोश मास्टरमाइंड अपने साथियों के साथ बात कर रहा होता है। तभी कैमरे में कुछ सेकंड के लिए एक चेहरा दिखाई देता है। ईशा उस चेहरे को देखते ही चौंक जाती है, क्योंकि वह चेहरा परिवार के बहुत करीबी व्यक्ति का लगता है। लेकिन जैसे ही वे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, स्क्रीन अचानक ब्लैक हो जाती है और एक मैसेज दिखाई देता है, सच जानने की कोशिश मत करो, वरना अगली लाश तुम्हारे घर से उठेगी। यह संदेश पढ़कर पूरे घर में डर का माहौल बन जाता है। ईशा समझ जाती है कि दुश्मन सिर्फ उन्हें देख ही नहीं रहा, बल्कि उनकी हर गतिविधि पर नजर भी रख रहा है। उधर मंदिर के पीछे पहुंचा आरव अचानक चारों तरफ से नकाबपोश लोगों से घिर जाता है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक आदमी पीछे से उसके सिर पर हमला कर देता है। आरव जमीन पर गिर जाता है। तभी एक काली गाड़ी वहां आकर रुकती है। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और अंदर बैठा रहस्यमयी मास्टरमाइंड मुस्कुराते हुए कहता है, अब खेल का सबसे खतरनाक दौर शुरू होगा और इस बार सूरज खुद अपने परिवार को नहीं बचा पाएगा। यहीं पर यह भाग खत्म होता है।
और कहानी पहले से भी ज्यादा रोमांचक मोड़ पर पहुंच जाती है। दोस्तों, जैसे ही आरव की आंख खुलती है, वह खुद को एक अंधेरे कमरे में कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। उसके हाथों पर रस्सियां बंधी होती हैं और सामने वही रहस्यमयी मास्टरमाइंड बैठा मुस्कुरा रहा होता है। वह धीरे धीरे ताली बजाते हुए कहता है, आखिर तुम मेरे जाल में फंस ही गए। अब तुम्हारा इस्तेमाल करके मैं सूरज और ईशा दोनों को खत्म कर दूंगा। आरव गुस्से में उसकी तरफ देखता है और कहता है, अगर हिम्मत है तो अपना चेहरा दिखाओ। छिपकर वार करना कायरों की निशानी है। मास्टरमाइंड हंसने लगता है और जवाब देता है, अभी नहीं। सही समय आने पर पूरी दुनिया मेरा चेहरा देखेगी। उधर घर में आरव के गायब होने से हर कोई परेशान हो जाता है। उसका फोन लगातार बंद आ रहा होता है। ईशा को एहसास हो जाता है कि आरव किसी बड़ी मुसीबत में है। सूरज तुरंत पुलिस टीम के साथ उसकी तलाश शुरू कर देता है। इसी बीच सूरज के मोबाइल पर एक वीडियो कॉल आती है। कॉल उठाते ही स्क्रीन पर आरव दिखाई देता है, जो घायल हालत में कुर्सी से बंधा होता है। मास्टरमाइंड कैमरे के सामने आकर कहता है, अगर आरव को जिंदा देखना चाहते हो तो आज रात ठीक 12 बजे पुराने पुल पर अकेले आना। अगर पुलिस को साथ लाए तो अगली सुबह सिर्फ उसकी लाश मिलेगी। वीडियो कॉल अचानक कट जाती है। ईशा तुरंत पुलिस को सूचना देने की बात करती है, लेकिन सूरज उसे रोक देता है। वह कहता है, यह जाल मेरे लिए बिछाया गया है। अगर हमने जल्दबाजी की तो आरव की जान खतरे में पड़ जाएगी। दूसरी तरफ मास्टरमाइंड अपने आदमियों से कहता है, आज की रात के बाद सूरज की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उधर आरव किसी तरह अपनी रस्सियां खोलने की कोशिश करता है। काफी मेहनत के बाद वह एक हाथ आजाद कर लेता है। तभी बाहर से किसी के कदमों की आवाज आती है। आरव जल्दी से फिर उसी तरह बैठ जाता है ताकि किसी को शक न हो। इसी दौरान ईशा चुपके से सूरज का पीछा करने का फैसला करती है। उसे लगता है कि सूरज अकेले जाएगा तो शायद कभी वापस न लौट सके। लेकिन सूरज को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं होती। रात के ठीक 12 बजते हैं। घना अंधेरा, सुनसान पुल और चारों तरफ खामोशी। सूरज धीरे धीरे पुल पर पहुंचता है। तभी अचानक चारों तरफ से तेज रोशनी जल उठती है। दर्जनों नकाबपोश लोग उसे घेर लेते हैं। और फिर अंधेरे से वही रहस्यमयी मास्टरमाइंड बाहर आता है और कहता है, स्वागत है सूरज। आज फैसला होगा कि जिंदा कौन रहेगा और हमेशा के लिए खत्म कौन होगा। यहीं पर यह भाग खत्म होता है और कहानी अपने सबसे बड़े सस्पेंस की ओर बढ़ जाती है। दोस्तों, जैसे ही मास्टरमाइंड पुल के बीचों बीच सूरज के सामने आता है, पूरा माहौल तनाव से भर जाता है। चारों तरफ उसके हथियारबंद आदमी खड़े होते हैं। सूरज अकेला होता है, लेकिन उसके चेहरे पर डर का नामोनिशान नहीं होता। वह गुस्से में मास्टरमाइंड की तरफ देखते हुए कहता है, अगर हिम्मत है तो सामने आकर लड़ो। मेरे परिवार को निशाना बनाना बंद करो। मास्टरमाइंड जोर से हंसता है और कहता है, आज भी तुम अपने परिवार की चिंता कर रहे हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे सबसे करीबी इंसान ने ही तुम्हें धोखा दिया है। यह बात सुनकर सूरज कुछ पल के लिए चौंक जाता है। तभी मास्टरमाइंड अपने आदमियों को इशारा करता है। अगले ही पल चारों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। सूरज पुल के खंभों की आड़ लेकर जवाब देता है। कुछ ही मिनटों में जबरदस्त मुठभेड़ शुरू हो जाती है। उधर ईशा, जिसने चुपके से सूरज का पीछा किया था, दूर से यह सब देख रही होती है। वह तुरंत पुलिस कमिश्नर को अपनी लोकेशन भेज देती है और खुद भी सूरज की मदद के लिए आगे बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही वह पुल पर पहुंचती है, दो नकाबपोश लोग उसे पकड़ लेते हैं। ईशा पूरी ताकत से उनका मुकाबला करती है और किसी तरह खुद को छुड़ा लेती है। इसी बीच आरव भी जिस गोदाम में कैद था, वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। वह घायल होने के बावजूद सीधे पुल की तरफ दौड़ता है। उसे पता होता है कि अगर वह देर से पहुंचा तो सूरज और ईशा दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है। दूसरी तरफ मास्टरमाइंड अपने हाथ में एक छोटा रिमोट निकालता है और मुस्कुराकर कहता है, सूरज, तुम्हें लगता है कि तुम जीत जाओगे? इस पुल के नीचे विस्फोटक लगाए जा चुके हैं। अगर मैंने यह बटन दबा दिया तो तुम, ईशा और पुलिस, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। यह सुनकर सूरज के चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता। वह धीरे धीरे मास्टरमाइंड की तरफ बढ़ता है और उसे बातों में उलझाने की कोशिश करता है ताकि सही समय मिलते ही रिमोट छीन सके। उसी समय आरव पीछे से पहुंच जाता है।
वह बिना आवाज किए मास्टरमाइंड के करीब पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसके पैर के नीचे कांच टूट जाता है। आवाज सुनते ही मास्टरमाइंड पलटकर देखता है और तुरंत आरव पर गोली चला देता है। गोली चलने की आवाज पूरे पुल पर गूंज उठती है। ईशा चीख पड़ती है, आरव! सूरज पूरी ताकत से मास्टरमाइंड पर झपटता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। रिमोट जमीन पर गिर जाता है और पुल के किनारे लुढ़कने लगता है। इसी दौरान पुलिस की गाड़ियां पुल के दोनों तरफ पहुंच जाती हैं। पूरा इलाका घेर लिया जाता है। लेकिन तभी मास्टरमाइंड अचानक धुएं का बम फेंक देता है। कुछ ही सेकंड में चारों तरफ घना धुआं फैल जाता है। जब धुआं छंटता है, न तो मास्टरमाइंड दिखाई देता है और न ही वह रिमोट। सिर्फ जमीन पर घायल पड़ा आरव दिखाई देता है, जिसके पास ईशा रोते हुए बैठी होती है। दूसरी तरफ सूरज दूर खड़ा सोच रहा होता है कि आखिर मास्टरमाइंड फिर से उसकी आंखों के सामने से कैसे गायब हो गया। लेकिन तभी सूरज की नजर पुल पर गिरे हुए एक लॉकेट पर पड़ती है। वह लॉकेट उठाता है और उसे देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। सूरज धीरे से कहता है, अब मुझे समझ आ गया, असली दुश्मन कौन है। यहीं पर यह भाग समाप्त होता है और अगले भाग में मास्टरमाइंड की पहचान से जुड़ा सबसे बड़ा खुलासा देखने को मिल सकता है। दोस्तों, पुल पर पड़े उस लॉकेट को देखते ही सूरज के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और हैरानी साफ दिखाई देने लगती है। वह धीरे से कहता है, यह लॉकेट, यह तो उसी इंसान का है जिस पर हमने कभी शक ही नहीं किया। ईशा यह बात सुनकर चौंक जाती है और तुरंत पूछती है, आखिर कौन है वह। लेकिन सूरज जवाब देने ही वाला होता है कि अचानक उसके मोबाइल पर एक मैसेज आ जाता है। मैसेज में लिखा होता है, अगर सच जानना है तो सुबह होने से पहले पुराने महल में पहुंच जाओ। लेकिन याद रखना, अगर पुलिस को साथ लाए तो तुम्हें सिर्फ लाशें मिलेंगी। सूरज बिना समय गंवाए महल की तरफ निकल पड़ता है। ईशा भी उसके साथ जाने की जिद करती है। इस बार सूरज उसे मना नहीं करता, क्योंकि उसे एहसास हो चुका होता है कि यह लड़ाई अब दोनों को मिलकर लड़नी होगी। दूसरी तरफ अस्पताल में डॉक्टर आरव का इलाज कर रहे होते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि गोली शरीर को छूकर निकली है और अब उसकी जान खतरे से बाहर है। यह सुनकर पूरा परिवार राहत की सांस लेता है। लेकिन आरव होश में आते ही सबसे पहले यही कहता है, सूरज और ईशा को रोकिए, वह लोग जाल में फंसने जा रहे हैं। इधर सूरज और ईशा पुराने महल में पहुंचते हैं। महल कई सालों से बंद पड़ा होता है। चारों तरफ अंधेरा और डरावना सन्नाटा होता है। जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं, महल का बड़ा दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के ताली बजाने की आवाज सुनाई देती है। मास्टरमाइंड धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरता है। इस बार भी उसका चेहरा नकाब से ढका होता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, तुम दोनों मेरी उम्मीद से ज्यादा बहादुर निकले, लेकिन आज यही तुम्हारी कहानी खत्म होगी। इतने में महल की दीवारों पर लगे बड़े बड़े स्क्रीन चालू हो जाते हैं। उन स्क्रीन पर सूरज और ईशा के परिवार की लाइव वीडियो दिखाई देने लगती है। पूरा परिवार किसी अज्ञात जगह पर कैद होता है। मास्टरमाइंड कहता है, अगर अपने परिवार को जिंदा देखना चाहते हो तो मेरे सामने घुटने टेक दो, वरना अगले कुछ मिनटों में सब खत्म हो जाएगा। ईशा गुस्से में अपनी पिस्टल निकालती है, लेकिन सूरज उसे रोक देता है। सूरज समझ जाता है कि जरा सी गलती पूरे परिवार की जान ले सकती है। तभी महल के अंदर अचानक जोरदार धमाका होता है। फर्श हिलने लगता है और छत से पत्थर गिरने लगते हैं। दोनों किसी तरह खुद को बचाते हैं। इसी अफरा तफरी में मास्टरमाइंड अपना नकाब उतारने लगता है। सूरज और ईशा सांस रोककर उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन तभी पूरे महल की बिजली चली जाती है। कुछ सेकंड बाद जब रोशनी वापस आती है, मास्टरमाइंड वहां से गायब हो चुका होता है। जमीन पर सिर्फ एक पुरानी तस्वीर पड़ी होती है। सूरज तस्वीर उठाता है और उसे देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। तस्वीर में मास्टरमाइंड परिवार के एक ऐसे सदस्य के साथ खड़ा होता है जिस पर किसी ने कभी शक तक नहीं किया था। सूरज बिना कुछ बोले तस्वीर को देखता रहता है और यही एपिसोड का सबसे बड़ा सस्पेंस छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, जैसे ही सूरज उस पुरानी तस्वीर को ध्यान से देखता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। तस्वीर में मास्टरमाइंड के साथ खड़ा शख्स कोई और नहीं, बल्कि परिवार का बेहद करीबी इंसान होता है। ईशा बार बार पूछती है, सूरज, आखिर वह कौन है?
तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? लेकिन सूरज कुछ पल तक बिल्कुल खामोश रहता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस इंसान को वह अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक समझता था, वही वर्षों से उसके खिलाफ साजिश रच रहा था। उसी समय तस्वीर के पीछे से एक छोटी सी चाबी गिरती है। सूरज उसे उठाता है। चाबी पर एक नंबर लिखा होता है, 47 इंच। ईशा समझ जाती है कि यह किसी लॉकर की चाबी है। दोनों तुरंत उस लॉकर का पता लगाने निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ मास्टरमाइंड अपने गुप्त ठिकाने पर बैठा सीसीटीवी कैमरों के जरिए उनकी हर गतिविधि देख रहा होता है। वह मुस्कुराकर कहता है, अब वे बिल्कुल वहीं जा रहे हैं जहां मैं उन्हें ले जाना चाहता था। इधर अस्पताल से छुट्टी मिलते ही आरव भी सीधे सूरज और ईशा के पीछे निकल पड़ता है। उसे महसूस होता है कि दोनों बहुत बड़े खतरे में हैं। रास्ते में उसे एक अनजान बाइक सवार मिलता है, जो बिना कुछ कहे उसके हाथ में एक लिफाफा देकर चला जाता है। लिफाफे में सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, अगर सूरज को बचाना है तो लॉकर खुलने से पहले वहां पहुंच जाना। उधर सूरज और ईशा शहर के पुराने बैंक में पहुंचते हैं। काफी तलाश के बाद उन्हें लॉकर नंबर 47 मिल जाता है। जैसे ही चाबी घुमाई जाती है, लॉकर खुल जाता है। अंदर एक पुरानी डायरी, कुछ तस्वीरें और एक पेन ड्राइव रखी होती है। सूरज तुरंत पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाता है। वीडियो शुरू होते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि कई साल पहले पूरे परिवार के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची गई थी। दादा भाई तो सिर्फ एक मोहरा था। असली खेल किसी और का था, जो अब तक पर्दे के पीछे बैठकर सब कुछ चला रहा था। इतने में अचानक बैंक की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। अलार्म बजने लगता है। तभी स्पीकर से मास्टरमाइंड की आवाज गूंजती है, मुबारक हो सूरज, तुम सच तक पहुंच गए। लेकिन अब इस सच के साथ तुम जिंदा बाहर नहीं निकल पाओगे। अचानक बैंक के सभी दरवाजे अपने आप लॉक हो जाते हैं। चारों तरफ से नकाबपोश लोग अंदर घुस आते हैं। सूरज और ईशा खुद को घिरा हुआ पाते हैं। दोनों बहादुरी से मुकाबला शुरू कर देते हैं। उसी समय आरव भी बैंक पहुंच जाता है। वह पीछे के रास्ते से अंदर घुसकर सूरज और ईशा की मदद करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक नकाबपोश आदमी पीछे से उस पर हमला कर देता है। आरव जमीन पर गिर जाता है, फिर भी हिम्मत नहीं हारता। दूसरी तरफ मास्टरमाइंड अपने हाथ में एक डिटोनेटर उठाकर मुस्कुराता है और कहता है, वह डिटोनेटर का बटन दबाने ही वाला होता है। और तभी सूरज पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। क्या सूरज डिटोनेटर छीन पाएगा? क्या बैंक में बड़ा धमाका होगा? और क्या आखिरकार मास्टरमाइंड का चेहरा सबके सामने आएगा? दोस्तों, जैसे ही मास्टरमाइंड डिटोनेटर का बटन दबाने की कोशिश करता है, सूरज पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। अगले ही पल दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। डिटोनेटर हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। ईशा तुरंत उसकी तरफ भागती है ताकि किसी भी तरह धमाका रोका जा सके। दूसरी तरफ बैंक के अंदर मौजूद नकाबपोश लोग सूरज पर एक साथ हमला कर देते हैं। सूरज अकेला होने के बावजूद किसी को भी अपने सामने टिकने नहीं देता। एक एक करके वह सभी गुंडों को पीछे धकेल देता है। तभी घायल आरव भी उठ खड़ा होता है और सूरज का साथ देने लगता है। दोनों मिलकर पूरे गिरोह का मुकाबला करते हैं। उधर ईशा किसी तरह डिटोनेटर तक पहुंच जाती है। जैसे ही वह उसे उठाती है, स्क्रीन पर टाइमर दिखाई देता है। सिर्फ 1 मिनट बचा होता है। ईशा के हाथ कांपने लगते हैं। तभी पुलिस की बम निरोधक टीम फोन पर उसे कुछ निर्देश देती है। वह हिम्मत